एक बार फिर से इस क्लास में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फाउंडेशन के बारे में। ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। हमने ये देखा था कि किसी ब्लैक बॉडी को जब हम एक निश्चित ताप तक गर्म करके छोड़ देते हैं तो वह ब्लैक बॉडी हर प्रकार के वेवलेंथ को बाहर निकालती है। उसके संगत हर प्रकार के वेवलेंथ के संगत ऊर्जा बाहर निकलती है। हमने ये भी देखा था कि वैज्ञानिकों ने एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ उन्होंने कैसे बनाया कि जितने वेवलेंथ्स बाहर निकल रहे हैं उन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब किस वेवलेंथ की कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसके बारे में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। और वो ग्राफ हमारा कैसा आया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो ग्राफ हमारा कैसा आया था? अगर हम लोग लैम्डा को इस दाहिनी तरफ देखें एक्स एक्सिस में और तीव्रता को या एनर्जी डेंसिटी को अगर हम लोग वाई एक्सिस पर देखें तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था। अलग अलग तापमान पर ये ग्राफ आया था। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि वह वेवलेंथ जिस पर तीव्रता मैक्सिमम होती है उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। और ये नीचे वाली लोअर टेम्परेचर है। जैसे मान लो कि ये 1500 केल्विन है, ये मान लो 2500 केल्विन है, सपोज करते हैं कि ये 3500 केल्विन है। तो अलग अलग ताप पर हमारा जो ग्राफ प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार से था। और इस ग्राफ के संदर्भ में हमने ये देखा था कि पहले पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है, एक समय वो मैक्सिमम हो जाती है और फिर घटती जाती है। इसको हम लोग लैम्डा मैक्स कहते हैं। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो तापमान के साथ में लोअर टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करता है, जिसको विंड्स डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित नियम थे उनकी व्याख्या उस समय में विंड्स और रेले जीन्स ने करने की कोशिश की। उन्होंने अपने अपने इक्वेशन भी दिए, पर वो सारे इक्वेशंस इन ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाए। विंड्स और रेले जीन्स ने जो अपना फॉर्मूला दिया था वो क्लासिकल फिजिक्स की मदद से दिया था, और क्योंकि वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स सफल नहीं हो पाया। तो जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर गया, और क्लासिकल मैकेनिक्स में याद करो कि रेडिएशन के बारे में क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि अगर ये कोई ब्लैक बॉडी है और जब हम इसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो इसमें से जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। तो जब ये फेल हो गया तो प्लांक नाम का वैज्ञानिक ने अपना एक नया थ्योरी दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और क्योंकि उस थ्योरी की मदद से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सारे ऑब्जर्वेशंस को समझाया जा सका, इसलिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। हम देखेंगे कि प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी क्या है, फिर हम देखेंगे कि प्लांक्स ने अपने थ्योरी के मदद से फॉर्मूला कैसे डेवलप किया, और फिर उस फॉर्मूला के आधार पर इस ग्राफ की व्याख्या की जा सके या नहीं। तो चलो आओ आज के क्लास में हम डिस्कस करें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने कहा ये थ्योरी बहुत इजी है, बहुत सरल है, तुम तुरंत समझ जाओगे, बस केवल उसको सुनो और समझने की कोशिश करो। प्लांक ने ये कहा कि जो कोई भी हमारा ब्लैक बॉडी होगा, वो जो ढेर सारे अणुओं से या परमाणुओं से या आयन से या कण से मिल करके बने होंगे, उनको हम कहेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब अणु या परमाणु या आयन जिससे ये बना हुआ है। ऑसिलेटर शब्द का हिंदी मतलब होता है दोलित्र, हिलने वाला, दोलन करने वाला। जैसे एक पेंडुलम दोलन करता है, उसी एक स्प्रिंग को अगर तुम खींच करके छोड़ दोगे तो वो दोलन करने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा। उसी तरह से जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो अणु परमाणु या उसके कण होते हैं वो इस प्रकार से वाइब्रेट करते रहते हैं। उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल दलन दोलित्र भी कहते हैं, और इसलिए हम सिंपल तरीके से उसको ऑसिलेटर कहेंगे। तो उसने ये कहा कि जब हम लोग गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो जो रेडिएशन का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो उन अणुओं, परमाणुओं या आयनों या ऑसिलेटर्स के द्वारा किया जाता है, और ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम पिक्चर में कैसे समझाएंगे? तो हम उसको ऐसे करके समझा सकते हैं। इसको और ज्यादा अच्छा समझने के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में ये माना गया था कि यह जो हमारा ब्लैक बॉडी होगा, जब वो प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा तो वो लगातार करेगा। तो इन दोनों को देख, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्लांक्स कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो कि ये भी वेव के जैसा ही निकल रहा है, ये भी वेव जैसा ही निकल रहा है, पर ये लगातार निकल रहा है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। और ये टूटा टूटा है, छोटे छोटे, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो छोटा छोटा लकीर तुमको दिखेगा। ये लकीर का मतलब यहाँ पर एनर्जी का पैकेट्स है। एनर्जी निकल रही है पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में निकल रही है। प्लांक क्योंकि जर्मनी का रहने वाला था, और जर्मनी भाषा में क्योंकि हम लोग पैकेट्स को या बंडल्स को क्वांटा कहते हैं, इसलिए उसने कहा कि एनर्जी निकलेगी तो, पर वो क्वांटा के रूप में निकलेगी, और इसीलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैथमेटिकली उसने दो बातें कही। पहला ये कहा कि यहाँ से जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस क्वांटम में कितनी ऊर्जा होगी, एक पैकेट में कितनी ऊर्जा होगी। तो उसका कहना था कि प्रत्येक पैकेट में एनर्जी का मान होगा E बराबर hν, जहाँ पर E क्या है? E है ऊर्जा, H है प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में मैं पिछले क्लास में डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, उसको देख लेना। मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग आवृत्ति होता है, अलग अलग आवृत्ति की अलग अलग ऊर्जा होती है। तो ये जो इसकी ऊर्जा होगी वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी। ये जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो हर प्रकार के आवृत्ति वाले, वेवलेंथ वाले रेडिएशन को बाहर निकालता है, एक ही साथ निकालता है। इस वेवलेंथ का भी निकलेगा, समझो कि इस वेवलेंथ का भी निकलेगा, और ज्यादा वेवलेंथ का निकलेगा, कम वेवलेंथ का निकलेगा, हर प्रकार का वेवलेंथ का बाहर निकलता है। इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाले पैकेट्स की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। दूसरा प्लांक ने क्या कहा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके आधार पर हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। उसने ये कहा कि यह जो वस्तु है, जो ऑसिलेटर्स हैं, वो जो यहाँ से पैकेट्स को बाहर निकालेंगे,
वो पैकेट्स, कितने पैकेट्स बाहर निकलेंगे, तो वो जो निकलेंगे वो होगा, उसके लिए उसने एक फार्मूला दिया E बराबर n इंटू एच न्यू, जहाँ पर s तो तुम जानते हो, न्यू भी जानते हो। n क्या चीज़ है? n एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये एक होल नंबर है। अब इसको हमको थोड़ा सा और गहराई में समझना पड़ेगा। समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ En लिख देता हूँ, En बराबर n इंटू एच न्यू। अब n का मान रखते जाओ, तो n का मान रखोगे, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, E0 बराबर ये 0 इंटू एच न्यू, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर 1 रखोगे तो E1 बराबर 1 इंटू एच न्यू, तो मैं एच न्यू लिख देता हूँ। अगर 2 रखोगे n का मान, तो E2 बराबर 2 इंटू एच न्यू। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 3 HNU, 4 HNU, 5 HNU एंड सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं, देखो कि जो बंडल्स निकल रहे हैं वो पूर्ण संख्या में निकल रहे हैं, या तो एक बंडल निकलेगा, या 2 बंडल निकलेगा, या 3 बंडल निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3.5 बंडल निकलेगा या 4.25 बंडल निकलेगा। पॉइंट में नहीं निकलेगा, फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ऐसी कोई संख्या यहाँ पर नहीं। इसके दूसरे अर्थ भी हैं। एक तो इसका ये अर्थ मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारा ऑसिलेटर है वो जब वहाँ से पैकेट्स को निकालेगा तो या तो 1 पैकेट या 2 पैकेट या 3 पैकेट, ऐसा होल नंबर भी निकालेगा। एक दूसरे तरह से भी हम इसकी व्याख्या करते हैं, और वो व्याख्या कैसी है, यहाँ पर जो हमारा ब्लैक बॉडी है उसमें ऑसिलेटर्स की संख्या करोड़ों अरबों होती है, बहुत ढेर सारी होती है। ये जितने ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी एनर्जी, सभी ऑसिलेटर्स की ऊर्जा बराबर नहीं होती है। कुछ की ऊर्जा कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी, कुछ की बहुत ज़्यादा होगी। तो वो जो उनके डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, वो एनर्जी स्टेट्स भी हम इससे दिखा सकते हैं। उसको कैसे करके दिखा सकते हैं? ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। यहाँ पर मान लिया कि n का मान ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तुम बीच में कहीं पर एक I भी लिख सकते हो, तुमको बाद में समझने में मदद मिलेगी। I का मतलब होता है कोई भी स्टेट, चाहे वो दूसरा हो कि 8वां हो कि 10वां हो कि पहला हो, कोई भी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी को लिखना पड़े तो ये हो जाएगा E0, ये हो जाएगा E1, E2, E3, E4 और I लिखा हुआ है तो लिख दो। अब तुम n का मान रखते जाओगे तो यहाँ एनर्जी का मान मिलता जाएगा। अभी अभी हमने देखा है कि E0 बराबर कितना होगा, 0, E1 बराबर कितना होगा, h न्यू, ये हो जाएगा देखो 2h न्यू, ये हो जाएगा 3h न्यू, ये 4h न्यू, ये हो जाएगा I इंटू एच न्यू। और फिर प्रत्येक एनर्जी स्टेट में अणुओं की संख्या भी अलग अलग होती है, या ऑसिलेटर्स की संख्या भी अलग अलग होती है। तो मान लिया कि यहाँ N0 है, ये N1 है, ये N2 है, N3 है, N4 है, इसको Ni मान लेता हूँ। ये N1, N2, N3 ये सभी बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ऑसिलेटर्स की संख्या कितनी है। तो दूसरा मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑसिलेटर मान लो कि वो सेकेंड एनर्जी स्टेट में यहाँ पर है, तो वो कितना एनर्जी बाहर निकालेगा, 2h। कोई अगर यहाँ चौथे घर में है तो 4h निकालेगा, तो पहले घर में है तो 1h निकालेगा। और इस तरह से जिस एनर्जी स्टेट में है उतना बंडल्स, HNU का जो उतना होल नंबर में बंडल्स होगा वो अपनी स्टेट के हिसाब से बाहर निकालता है। तो हम दो तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी यही है, यही दो थ्योरी उसने दी। हम डेली लाइफ में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी हम
दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो तुम देखो। मान लो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ। ये हमारा बीएससी फाइनल ईयर का क्लास है, पेपर 3 है, यूनिट 1 है, क्वांटम मैकेनिक्स 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दो नल को इमेजिन करो। एक नल का नॉब पूरा खुला हुआ है तो पानी कैसा निकलेगा, पूरा धार जैसा निकलेगा। दूसरी तरफ दूसरे नल की कल्पना करो जिसमें ये नॉब टाइट है, तो पानी वहां से कैसे निकलेगा, या बूंद बूंद करके निकलेगा। नल कहीं खराब हो जाता है तो देखते हो पानी टपकते रहता है, तो मान लिया कि पानी टपकते हुए गिर रहा है, बूंद बूंद कर रहा है। दोनों ही स्थिति में पानी गिर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, बाहर जा रहा है। हम इसको एनर्जी का रूप समझ सकते हैं कि एनर्जी बाहर निकल रही है, और तरीका अलग अलग है। यहाँ पर कंटिन्यूअस एनर्जी बाहर निकल रही है, और यहाँ पानी के बूंद के रूप में, पैकेट्स के रूप में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो क्लासिकल फिजिक्स यही कहता था कि जब हम किसी को हीट करेंगे और वो ठंडे या गर्म होगी और एनर्जी का आदान प्रदान करेगी, तो वो इस तरह से करेगी लगातार। क्वांटम कॉन्सेप्ट के आधार पर प्लांक ने इसी को कहा कि वो इस प्रकार से पैकेट्स के रूप में करेगी। प्रत्येक बूंद में एनर्जी की मात्रा hν के बराबर होगी। और फिर दूसरा, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं कि तुम देखो, इस नल से पानी या तो 1 बूंद निकलेगा, या 2 निकलेगा, या 10 निकलेगा, या 25 निकलेगा। फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, 3.5 बूंद नहीं निकलेगी, या 24.5 बूंद नहीं निकलेगी। ऐसा प्रकार से बूंद नहीं निकलेगी, होल नंबर में निकलेगी। वही यहाँ पर ये कह रहा है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमने देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्लांक ने फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया, और फिर इस ग्राफ की व्याख्या उसने कैसे करके करी। तो आओ अब देखते हैं प्लांक्स डेरिवेशन। और अभी हम लोग देखेंगे प्लांक्स का डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ प्लांक्स फॉर्मूला। मैथमेटिकली इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो मैं तुमको एक बात बता दूं कि इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, और फिर भी क्योंकि क्लास में बायो के बच्चे ज़्यादा रहते हैं और वो मैथ्स के नाम से ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डर जाते हैं, इसलिए पहले उस डर को अपने मन से निकाल दो। ये बहुत सिंपल है, 7वीं 8वीं का बच्चा भी इसको डिराइव कर लेगा। ये इतना इजी है, थोड़ा लंबा दिख सकता है तुमको, पर है बहुत इजी। इसलिए साइकोलॉजिकली हटाओ, तुम इसको आसानी से कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए हमको एक प्लान बनानी चाहिए होती है कि कैसे करके उसको डिराइव करेंगे। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांक्स का जो फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, उसमें दरअसल हमको चाहिए क्या होगा वो देखो। यहाँ पर है वेवलेंथ, तो हमको ढेर सारा वेवलेंथ चाहिए होगा। और यहाँ पर है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या तीव्रता, या उसको एनर्जी डेंसिटी के रूप में भी लिख सकते हैं कि किस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है।
तो हमको अगर ये दो डाटा मिल जाएगा तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो दरअसल जो हम प्लान करेंगे, हम इस डेरिवेशन के लिए प्लान करते हैं, उसमें हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसी के दूसरे वर्जन में हमने उसको इंटेंसिटी लिखा है, ऊर्जा का घनत्व। अब ऊर्जा का घनत्व क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व की परिभाषा ही यही है, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका घनत्व भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमको एनर्जी का डेंसिटी निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारा ब्लैक बॉडी है, ये जो हमारा ब्लैक बॉडी है, उसमें तो ढेर सारे करोड़ों अरबों की संख्या में वहां पर ऑसिलेटर्स हैं। तो हमको ये जानना है कि इकाई आयतन में ऑसिलेटर्स कितने होंगे। तो पहला चीज हमको ये चाहिए होगा कि इकाई आयतन में ऑसिलेटर्स कितने होंगे, और दूसरा हमको जरूरत पड़ेगा कि प्रत्येक ऑसिलेटर की ऊर्जा कितनी होगी। तो अभी अभी मैंने बताया है कि हर ऑसिलेटर की ऊर्जा अलग अलग होती है, इसलिए हमको एक औसत लेकर के काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो सबके पास में के पॉकेट में बराबर मात्रा में रुपये नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो कि हर के पॉकेट में 100 रुपया होगा या हर के पॉकेट में 50 रुपया होगा। अलग अलग रुपये की संख्या होगी, मात्रा होगी। उसी तरह से यहाँ पर हर ऑसिलेटर्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो हमको एक एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे हम क्लासरूम में एवरेज निकालते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वैसे ही हमको यहाँ पर एक एवरेज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा टर्म जो पड़ेगा जरूरत, वो पड़ेगा एवरेज औसत, एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, औसत ऊर्जा। ये दो चीज अगर हमको पता चल जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगा, तो हमको ये मालूम हो जाएगा। लैम्डा तो पता रहता है एक्सपेरिमेंट से, तो फिर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या फॉर्मूला बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसे निकलेगा, और एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर कैसे निकलेगा, यही हमारा प्लान का हिस्सा है। तो एवरेज एनर्जी, ये तो तुमको एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ रख देना है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। हमारी प्लानिंग इसके लिए ज़्यादा रहेगी कि एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे। एवरेज एनर्जी को निकालने के लिए हमको, जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे क्लासरूम में एवरेज रुपया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि बच्चे की संख्या गिन लूँगा कि बच्चे की संख्या कितनी है। तो मान लो कि क्लासरूम में बच्चे की संख्या n है, मान लो 50 बच्चे या 60 बच्चे या कितने नहीं, और सबके पैसे मैं बाहर निकलवा लेता हूँ। कोई 10 रुपया होगा, किसी के पास 50 रुपया होगा, किसी के पास 100 रुपया होगा, सब पैसा को निकालो और सबको गिनो। तो टोटल पैसा, टोटल एनर्जी मान लो है E, टोटल रुपये है मान लो E, तो E में n से भाग लगा देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत रुपया या औसत एनर्जी। तो हम जो यहाँ पर एनर्जी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं कि हमारा टोटल n कितना होगा। यहाँ पर टोटल परमाणु की संख्या या अणु की संख्या या ऑसिलेटर कितने हैं, और दूसरा हम लोग निकालते हैं कि उनकी टोटल ऊर्जा कितनी होगी, और दोनों में भाग लगा देने से क्या निकल जाएगा, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए दो बातों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये निकलेगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो हमारा प्लान कैसा होगा वो, हमारा जो प्लान होगा वो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मॉलिक्यूल की संख्या, दूसरा हम निकालेंगे टोटल एनर्जी की मात्रा, तीसरा हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी, और फिर हम लोग निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी।
फिर हम लोग निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। और अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं वो डायग्राम को यहाँ पर फिर से बना देता हूँ जो मैंने अभी बनाया था कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो n का मान है 0 1 2 3। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ I, और ये हो जाएगा E0 E1 E2 E3 EI। आई अंतिम नहीं होता है ना, बीच का कोई नहीं होता है। ये हो जाएगा 0, हो जाएगा H न्यू 2H न्यू 3H न्यू IH न्यू 7। अब प्लान का पहला पॉइंट देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। मान लो कि टोटल नंबर है n, हम उसको कैसे समझेंगे कितना है। इसके लिए यहाँ पर जो हमने लिखा था n0 n1 n2 n3 ni, ये मदद करेगा। प्रत्येक एनर्जी स्टेट में ऑसिलेटर्स की संख्या अलग अलग होती है, ये हमने डिस्कस किया है। इनकी संख्या कैसे पता चलेगी? तो इनकी संख्या पता चलती है फॉर्मूला से, उसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमान फॉर्मूला। तो यूजिंग बोल्ट्जमान फॉर्मूला। बोल्ट्जमान फॉर्मूला क्या है? बोल्ट्जमान फॉर्मूला है Ni बराबर N0 इंटू E माइनस EI अपॉन KT। इसको ठीक से समझ लो। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये हमको नहीं करना है, ये किसी दूसरे क्लास की बात। हम इसको यूज करेंगे पर टर्म्स को समझेंगे कि सभी टर्म्स क्या है। N0 n क्या चीज है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। N0 माने जीरो स्टेट में नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। Ni मतलब किसी भी एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। E एक्सपोनेंशियल टर्म है। EI का मतलब होता है उस एनर्जी स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ऊर्जा। K बोल्ट्जमान स्थिरांक है, K लिख लो, K इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और T टेम्परेचर। इसको हम यूज इसके लिए करेंगे, इन सबको जानने के लिए करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखो। तुम I का मान अलग अलग रखते चले जाओगे तो सभी डाटा तुमको मिलते जाएंगे। तुम यहाँ पर I की जगह में n भी लिख सकते हो, स्मॉल n, क्योंकि हम लोग हमेशा स्मॉल n ही लिखते आए हैं, तो तुम वो भी लिख सकते हो। n लिख दो या I लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि मैं n की जगह में 0 लिख देता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा? N0 बराबर N0 इंटू E माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा E0। E0 का मान कितना होता है? 0। ये हो जाएगा 0 बाई KT। और तुम जानते हो कि किसी भी टर्म पर अगर पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। N0 इंटू 1, तो 1 से गुना करोगे तो 3 रह जाएगा। N0 बराबर क्या हो गया? N0। अब N1 का मान अगर तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर 1 लिख दो। N1 बराबर N0 इंटू E माइनस, यहाँ देखो E1, तो E1 कितना हो जाएगा? H न्यू, ये हो जाएगा H न्यू अपॉन KT। N2 का मान कितना हो जाएगा? 2 वहां पर रख दोगे
हो जाएगा n0 इंटू ई माइनस 2h न्यू अपॉन के टी। n3 कैसा हो जाएगा n0 ई माइनस 3h न्यू अपॉन के टी। और ऐसा तुम कितना भी लिख सकते हो। ni अगर लिखना चाहें तो कैसा हो जाएगा ni बराबर n0 इंटू ई माइनस आई एच न्यू अपॉन के टी। तो हमने निकाला कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में ऑसिलेटर्स की संख्या कितनी होगी। अब हमको क्या निकालना है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर निकालना तो बहुत आसान है, सबको जोड़ दो। तो देयरफॉर टोटल ऑसिलेटर्स बराबर कितना हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा जगह लेगा, मैं मिटा देता हूँ। n बराबर क्या हो जाएगा n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। सबके वैल्यू को यहाँ से रख दो। n0 तो n0 है जैसा हमने देखा था। n1 के जगह में ये फॉर्मूला रख दो तो वो हो जाएगा n0 इंटू ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी। n2 के जगह में लिखोगे तो क्या हो जाएगा n0 इंटू ई माइनस 2h न्यू अपॉन के टी। n3 के लिए क्या हो जाएगा n0 इंटू ई माइनस 3h न्यू अपॉन के टी। 4 के लिए 5 के लिए आई के लिए किसी के लिए भी लिख सकते हो। अब यहां से जो भी तुमको कॉमन निकल रहा है यह एक स्टेप और करते हैं। ये जो टर्म है ना ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये बार बार आएगा। तो उतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह मान लेते हैं कि हम उसको एक शॉर्ट नोटेशन देते हैं ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी बराबर मान लो कि एक्स। अगर ऐसा लिख दोगे ना तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो लिखो ये हो जाएगा बराबर n0 प्लस n0 इसके जगह में हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा देखो e टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी के बदले में तो x लिखोगे और वो एक 2 कहाँ जाएगा वो उसके पावर पर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ कैसा हो जाएगा n0 और इसके बदले में तो हमने x लिख दिया और ये 3x क्यूब और इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब जो कॉमन निकालना है उसको निकालना है। तो n0 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कॉमन निकल गया तो x, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर x क्यूब x 4 एंड सो ऑन। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये अलजेब्रा में एक सीरीज कहलाता है। इस सीरीज का अपना एक फॉर्मूला होता है। तो इतना बराबर होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तुम याद रखना, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, इतना बराबर 1/1 माइनस एक्स। जैसे स्कूल में तुमने a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से ढेर सारे फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे। और ये अगर हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर दें तो हो जाएगा n0/1 माइनस एक्स। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इस प्रकार से हमारा प्लान का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। हमने क्या निकाला कि इस ऑसिलेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, वो फॉर्मूला निकला ऐसे। अब हम प्लान के दूसरे हिस्से में आते हैं। दूसरा हिस्सा हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो अब देखो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी।
इसको मैं इधर लिख देता हूँ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। n बराबर n0 बटे 1 माइनस एक्स, और इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, टोटल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। इसको भी मैं तुमको क्लासरूम से समझाता हूँ। मान लो कि हम लोग क्लासरूम में मान लो कि 50 बच्चे बैठे हैं, तो मान लो कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास, प्रत्येक 10 बच्चे के पास पॉकेट में मान लो कि 20-20 रुपया है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 200। मान लो 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हर के पॉकेट में कितना पैसा, मान लो 50 रुपया। तो एक लड़के के पास 50 रुपया, तो 15 लड़के के पास 15 बच्चे 75, तो 750 रुपये। मान लो कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हर के पास 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। इस प्रकार से हम लोग बच्चों की संख्या और हर के पास कितना कितना पैसा है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो मान लो कि ये है n नंबर, जैसे मान लो कि ये है n1, ये है n2, ये है मान लो n3, ये नंबर्स, और ये सब क्या है? मान लो कि ये है e1, ये है e2, ये है e3, ये रुपया की मात्रा, एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो n1 इंटू e1, n2 इंटू e2, n3 इंटू e3, ऐसा कर दे रहे हैं, और बाद में सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल एनर्जी। ये जोड़ोगे पूरे 50 करके, ये टोटल एनर्जी निकल जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलरली इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हमको मालूम है अब कि प्रत्येक स्टेट में ऑसिलेटर्स की संख्या कितनी है और हर स्टेट की ऊर्जा का मान कितना है। तो हम टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो इसको इससे इंटू E2 इंटू E3 इंटू E4 ऐसा करके गुना करके सबको जोड़ देंगे, तो हम आसानी से टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं। टोटल एनर्जी को मान लो मैं लिखता हूँ इससे, तो अब ये हो जाएगा n0 E0, n1 E1, n2 E2, n3 E3 एंड सो ऑन। अब क्या करना है वो देखो। n0 E0 का मान कितना है? 0, तो लिख दो 0। n1 और अब यहीं से मान भी रखते चलेगा, एक ही बार हो जाएगा। n1 का फॉर्मूला, n2 का फॉर्मूला, n3 का फॉर्मूला, ये बोल्ट्जमान फॉर्मूला से तुमको पता है, जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा? n0 इंटू e टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन kT, और E1 का मान कितना होगा? देखो E1 बराबर h न्यू, यहाँ लिख दो h न्यू प्लस, कंफ्यूज मत होना। देखो ये n1 आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ni बराबर n0 इंटू e माइनस ei अपॉन kT, ऐसा था फॉर्मूला बोल्ट्जमान का, वही सिंबल आया, और ये E1 का मान यहाँ से लाया। आगे बढ़ोगे तो कैसा हो जाएगा? n2 की जगह में क्या हो जाएगा? देखो n0 इंटू e माइनस e2, तो e2 के जगह में क्या लिखोगे? 2h न्यू, यहाँ लिख दो 2h न्यू अपॉन kT, और फिर देखो यहाँ E2 फिर है, तो फिर करके लिखना पड़ेगा 2h न्यू प्लस, एक और लिखते हैं n3 मतलब फिर हो जाएगा n0 माइनस 3h न्यू अपॉन kT,
और फिर E3 है तो फिर 3H लिख देंगे और इस तरह से एक आगे बढ़ेगा। अब देखो 0 से इसको गुना कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिखता हूं। इस HNu को मैं पहले लिख देता हूं और इसके बदले में हम लोग x लिखा करते रहे हैं तो हम लोग फिर x लिख देते हैं। फिर यहाँ पर N0 है तो N0 लिख दो, 2HNu है तो 2HNu लिख दो, थोड़ा सजा दो। और इसके बदले में क्या लिखोगे, देखो e⁻⁻HNu अपन KT के लिए तो x लिखो और ये जो 2 बचा ना वो यहाँ पर रहेगा स्क्वायर को लिखो। उसी तरह से इसको भी सजा दो, N0 फिर हो जाएगा 3HNu, फिर इसके बदले में हो जाएगा x3। अब जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दो तो ये हो जाएगा N0 और HNu कॉमन आ जाएगा। देखो सब जगह N0 और HNu। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये 2 बच जाएगा, यहाँ से ये x² बच जाएगा, यहाँ से ये 3 बच जाएगा, x³ बच जाएगा और उसी प्रकार से ये आगे जाएगा। एक और चीज यहाँ से कॉमन निकलेगी वो है x, क्योंकि वो हर जगह x है, मैं यहीं पर नहीं निकाला क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। अब फिर से x को निकाल देते हैं तो N0 इंटू HNu इंटू x, तो ये हो जाएगा देखो 1, ये हो जाएगा 2 और x² में से x निकला तो x, x³ में से x निकला तो स्क्वायर और आगे लिखोगे तो 4x³ 5x4 ऐसा करके आगे लिखोगे। ये अलजेब्रा का एक दूसरा सीरीज है, इसका एक और फार्मूला होता है और वो फार्मूला भी बहुत इजी है और ये होता है 1 - x का स्क्वायर। थोड़ा सजा करके लिख सकते हो तो लिख लो, तो ऐसे भी ठीक है। N0 HNu इंटू x अपॉन 1 - x का स्क्वायर और ये है टोटल एनर्जी। इसको मान लो इक्वेशन। इस प्रकार से हमने अपना सेकेंड स्टेप को कंप्लीट किया, हमने एनर्जी का मान को निकाला। अब आगे का कैलकुलेशन बहुत इजी है, जो लेंथी प्रोसेस था वो यही था। हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला कि n का मान कितना होगा, तुमने देखा कि वो इतना होगा। सेकेंड स्टेप में तुमने देखा कि एनर्जी का मान कितना और अभी वो निकालने हैं वो ये है। और अब हमको थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग जान चुके हैं, उसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन 2 को मैं वहां लिख देता हूं, अभी काम आएगा। तो टोटल एनर्जी जो है ना वो है N0 HNu x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। अब हमको निकालना है एवरेज एनर्जी। देयरफॉर एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। तो मैंने बताया है E बार बराबर क्या होगा, E अपॉन एन, जहाँ E बार क्या है एवरेज एनर्जी है और E क्या है टोटल एनर्जी है और N क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो इसमें इसका भाग लगा दो। E का एक्सप्रेशन वहां जो दिख रहा है वो है N0 इंटू HNu इंटू x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। ये E के बदले मैंने लिखा और N के बदले में मैं लिखूंगा N0 अपॉन 1 - x। अब इसको सरल करो
सरल कैसे करोगे, ये जब पलट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो लिखो n0 इंटू एच न्यू इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ये ऊपर डाल दो, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा तो n0 और ये यहाँ से एक कट जाएगा, n0 से n0 भी कट जाएगा। तो ये बार कितना बचेगा, एच न्यू इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया एवरेज एनर्जी। हम थोड़ा सा इसको और सरल सिंप्लीफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे कि x के मान को रख दो। x बराबर हमने क्या लिखा था, एच न्यू ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी। एक्स के जगह में हमने ये रखा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। अब देखो अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये मेरा ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी कैंसिल हो जाए। तो कैसे कैंसिल हो सकता है, अगर मैं इस अंश में और इस हर में इससे भाग लगा दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। हम ऐसा कर सकते हैं गणितीय रूप से, ऊपर नीचे सब जगह भाग लगा दो। तो ई बार बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू इंटू ई टू द पावर एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, और फिर अगर मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। ये कैसा हो जाएगा, 1 बटे ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी बटे फिर उतने ही से भाग लगा। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचेगा उसको देखो। यहाँ बचेगा एच न्यू, यहाँ क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर जब ये एक्सपोनेंशियल टर्म नीचे में है तो यहाँ माइनस है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा एक की जगह में तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा ऐसा, और ये तो कैंसिल हो गया तो बचेगा 1। तो जो मेरा एवरेज एनर्जी है इसका मान निकला ई बार बराबर एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। इस प्रकार से हमने तीसरा स्टेप भी निकाल लिया। पहले स्टेप में हमने टोटल एन को निकाला, फिर हमने टोटल एनर्जी को निकाला, फिर हमने एनर्जी बार को निकाला, मतलब एवरेज एनर्जी को निकाल लिया। और अब हम फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे कि एनर्जी डेंसिटी कैसे निकलेगी। तो अब बहुत थोड़ा सा बच गया है, उसको देखिए। Therefore, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी के घनत्व, तुम इंटेंसिटी भी समझ सकते हो, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो ये बराबर हमने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द ब्लैक बॉडी। एनर्जी डेंसिटी का यह फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी ये हो जाएगा ई न्यू डी न्यू बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, ये होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू इंटू डी न्यू। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा।
और एवरेज एनर्जी अभी अभी हमने निकाला है और वो मिट गया है। एवरेज एनर्जी को मैं एक बार निकाल देता हूँ, तो E बार बराबर हो जाएगा E/N, ये हो जाएगा N0 h न्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और n से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे N0, तो ये कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था कि h न्यू x बटे 1 माइनस एक्स। फिर मैंने बताया था कि x का मान को रखो और उसको डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये ऐसा है E h न्यू अपॉन KT माइनस 1। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना होगा वो दे h न्यू अपॉन e टू द पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1। अब इसको सरल करो, ई न्यू डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 8 पाई, इस h को मैं पहले लिख देता हूँ, न्यू स्क्वायर और न्यू, ये हो जाएगा न्यू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा सी क्यू, इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा डी न्यू। दिस इज प्लांक्स फॉर्मूला। यही हमको डिराइव करना था, प्लांक्स का फॉर्मूला को इस तरह से हमने इसको दिया, डिराइव किया। देखो एक बार फिर से, ई न्यू डी न्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी बराबर 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। प्लांक ने इस फॉर्मूला के आधार पर पूरी तरह से सफलतापूर्वक इन ग्राफ की व्याख्या कर डाली, और इसीलिए इस इक्वेशन को मान्य किया गया। और विन्स और रेले जीन्स ने जो सफलता प्राप्त नहीं की थी अपने इक्वेशन के द्वारा, वो इसके द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया। यह इक्वेशन को आगे भी हम लोग डिस्कशन के रूप में पढ़ सकते हैं, पर वो हमारे बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में नहीं है। तुम ऊंचे क्लास में एमएससी प्रीवियस में ये टॉपिक है फिर से, और वहाँ पर पढ़ोगे तो तुम क्या पढ़ोगे वो देखो। इस इक्वेशन के आधार पर हम विन्स का फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम रेले जीन्स के फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। पर उन डिस्कशंस को अभी हम नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर ये समझेंगे कि प्लांक ने ये जो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूला के आधार पर इस ग्राफ की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सके, और इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। प्लांक ने जो अपना क्वांटम हाइपोथेसिस दिया और व्याख्या भी कर दी, पर वैज्ञानिकों ने बहुत वर्षों तक उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया था, क्योंकि उनके लिए ये बहुत आश्चर्यजनक था इस बात को समझना कि कोई ब्लैक बॉडी या कोई भी वस्तु प्रकाश को टूटे टूटे रूप में कैसे करके निकाल सकती है, बंडल रूप में कैसे निकाल सकती है। उनके मन में ये धारणा दृढ़ता से बैठी हुई थी कि एनर्जी का रेडिएशन या उत्सर्जन कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसके आधार पर तो बहुत सारी बातों की व्याख्या हो भी गई थी ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, इस सब की व्याख्या ऐसा कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक यही सोचते थे कि ये परफेक्ट है, इसलिए बहुत दिनों तक उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्लांक निराशा में एक बार तो ऐसा सोचने लगा कि मैं इस थ्योरी को वापस ले लेता हूँ, पर इसी बीच आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तुम देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या भी क्लासिकल थ्योरी के आधार पर नहीं हो सकी। फिर आइंस्टीन ने प्लांक्स की इसी क्वांटम थ्योरी को लिया और उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी। तब जब आइंस्टीन ने इसको यूज किया, तब
पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर प्लांक को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। तो ये था तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके फंडामेंटल्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हुआ, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी कैसे दिया, उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, उसको एक बार पढ़ के आना। थैंक यू।